हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हम आपके साथ चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बात करता है बात करता है आपकी थाने में की गई रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थाने में की गई रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं। हम हमारी भाषा में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट बोलते हैं। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट है ना, यही बोलते हैं, आई थिंक सो, है ना, जिसको आप FIR बोल सकते हैं। ये थाने में रिपोर्ट होती हैं। अब थाने में अब ये लोग जो बात कर रहे हैं थाने में रिपोर्ट की, वो किस किस द्वारा की जाती है। तो देखो, यहाँ पर ना सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ टिप्पणी में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि FIR किस में होती है। 154 में, है ना, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसको 155 से क्लॉज 1 CRPC। आज के टाइम में BNSS में सेक्शन चेंज है। तो ये क्या है, ये हमारे को संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स पे टिप्पणी की गई है। तो पहली टिप्पणी क्या है कि रिपोर्ट के आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए। तो 154 के अधीन इतला के प्रथम इतला रिपोर्ट जो होती है ना, होने के लिए आवश्यक है कि प्रथम तो वह इतला संज्ञेय अपराध की हो, वह थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा अधिकारी को दी गई हो। तो पहली चीज़ क्या है कि एक तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। दूसरा, वो थाने के मतलब किसी इंस्पेक्टर को या जो भी लोग कॉल करते हैं उसके द्वारा लोगों को होनी चाहिए। अब इसमें कॉल नहीं आ रही, एक भारसाधक अधिकारी को दी गई है। तीसरा, लिखित होनी चाहिए। मौखिक होने की दशा में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वो लेखबद्ध होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने आके बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसने लिखा उसको इस तरह से। चौथा, सार जर्नल डायरी में एंट्री होनी चाहिए उसकी। एक जर्नल डायरी होती है पुलिस वालों के पास, जिसमें वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। आपकी जनरल डायरी में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में DD एंट्री बोलते हैं। ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार प्रथम इतला रिपोर्ट का वह समय भी अंकित किया जाएगा जिस समय उस इंसान ने वो रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति फ़ोन के द्वारा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 100 नंबर पर या 112 पर कॉल करते हैं, तो उस तरह से भी आप अपनी जो कंप्लेन है या मतलब अपनी जो शिकायत है या अपनी जो भी ऑफेंस आपके साथ, मतलब जो भी ऑफेंस है जिसके बारे में, जिस घटना के बारे में आप बताना चाहते हैं, उसको आप टेलीफोन के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी इतला के प्रथम इतला रिपोर्ट होने के लिए ये आवश्यक है कि वह संज्ञेय अपराध की इतला, जैसे कि कोई गुमनाम व्यक्ति पुलिस को ये सूचित करे कि एक स्थान पर गोली चल रही है, तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती उसे। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध दी गई प्रथम इतला रिपोर्ट मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में दूरभाष से प्राप्त इतला को अभिलिखित किया गया है, इसे प्रथम इतला नहीं बोल सकते। आपने कॉल किया कि वहाँ पर जी लड़ाई हो रही है, आ जाओ। अब किन के बीच में लड़ाई हो रही है, किस तरह से लड़ाई हो रही है, क्या पर्पस है लड़ाई होने का, वो पुलिस वाला जब जाके वहाँ विजिट करेगा उसके बाद वो लिखता है। हाँ, आपकी उनके पास फ़ोन चला गया कि यहाँ कुछ हो रहा है, जो कि आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, या इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया कि दोनों जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या जो भी घटना वहाँ पे घटी है उससे किसी को नुकसान हो सकता है या हो चुका है। इस तरह की चीज़ें पुलिस वाले को फ़ोन में बताई जाती है। पुलिस वाला आता है, घटनास्थल पे सारी कार्रवाई करता है, देखता है, उसके बाद उसको सारा लिखता है। उसके बाद दूसरा है दुर्लेख तार द्वारा इत्तला। तो थाने के भारसाधक अधिकारी को तार द्वारा भी संज्ञेय अपराध की इत्तला दी जा सकती है। प्रथम इत्तला रिपोर्ट की परिभाषा में ये भी नहीं आता। जैसे कि कोई आप पत्र लिख देते हैं, कोई लेटर वगैरह लिख देते हैं, ईमेल वगैरह भी डाल देते हैं, इसके अंदर आजकल ईमेल भी आ जाता है, तो वो चीज़ें भी आपकी FIR में कंसिडर नहीं होंगी। अभियुक्त द्वारा प्रथम इतला की बात करें तो ऐसी स्थिति हो सकती है जो प्रथम इतला रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा की जाएगी। अभियुक्त द्वारा अपने दोष को स्वीकार भी किया जाएगा। स्थिति के अपराध की स्वीकृति इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 के अनुसार साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट का उपयोग धारा 27 के अधिनियम जो भी है, ऐसी रिपोर्ट का उपयोग अभियुक्त के पक्ष में किया जा सकता है। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन को इस दशा में प्रथम इतला रिपोर्ट में नहीं माना जाएगा। जो भी प्रथम इतला रिपोर्ट में अभियुक्त बोलता है तो वो नहीं माना जाएगा। इसके लिए पुनर्रूपेण विचार करना होगा। यदि कोई अभियुक्त ने सह अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट की है तो ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये केस है निसार अली वर्सेस बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य का। उसके बाद प्रथम इतला रिपोर्ट किसको दी जाएगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर घटना जो इतला है बीट चौकी के हवलदार को दी जा सकती है, फिर इतला के बाद थाने में दी जा सकती है, फिर इतला मानी जाएगी। चौकी थाने की परिभाषा में नहीं आता। जैसे कि मान लो हम यहाँ गीता कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, गीता कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर ना ऐसे छोटी छोटी वो बनी होती है, क्या बोलते हैं, बीट चौकी बनी होती है। अब कुछ घटना घटी तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीट चौकी के आसपास चले जाते हैं, इस बीट चौकी के आसपास
इस बीट चौकी में चले जाते हैं। लेकिन ये बीट चौकी को जो आप खबर दे के आए हो, जब तक ये बीट ऑफिसर इसको थाने में नहीं पहुंचाएगा तब तक वो आपकी प्रथम इत्तला नहीं मानी जाएगी। तो चौकी जो होती है वो थाने की परिभाषा में नहीं आती। इसी प्रकार बीट चौकी पर दी गई इत्तला भी रिपोर्ट नहीं होती। पहले वहाँ 2 बंदे लड़ रहे हैं और उन्होंने जाके बीट चौकी ऑफिसर को बोल दिया, आप सोचो कि आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। यदि इसके आधार पर अन्वेषण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए तो धारा 154 के अनुरूप होने पर भी प्रथम इत्तला रिपोर्ट उसे मान लिया जाएगा। भाषा और शब्दावली के अंकित किए जाएंगे, वह पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद है इत्तला लेखबद्ध किए जाते समय इत्तला देने वाले उस हस्ताक्षर पर ना किए गए हों, त्रुटि के कारण साक्ष्य में ग्रहण किए जाने अयोग्य नहीं होंगे। यद्यपि हस्ताक्षर ना किया जाना इत्तला की विश्वसनीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है। रिपोर्ट स्वरूप जो होता है वो समाप्त नहीं हो जाता। क्या कहने का मतलब है इसका? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। इत्तला लेखबद्ध किए जाते समय जो भी व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आ रही हूँ मैं, पता है मुझे, जो भी व्यक्ति इत्तला दे रहा है तो इत्तला देने वाले व्यक्ति का क्या होगा, यहाँ पर हस्ताक्षर ना किए गए हों और उस पर हस्ताक्षर ना किए गए तो इस त्रुटि के कारण भी वह साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के अयोग्य नहीं हो जाएगी। मतलब जो भी एविडेंस लेने हैं, जो रिपोर्ट की गई है, हाँ जी आपके अगेंस्ट में रिपोर्ट आई है तो आप बुलाओ, लेकिन जिसने रिपोर्ट करी है उसके हस्ताक्षर ही नहीं है तो एविडेंस का कोई रोल ही नहीं बनता। क्योंकि जिस बंदे ने रिपोर्ट करी है, अगर आप उससे उस पर साइन नहीं कराओगे तो कैसे उसको प्रूफ करोगे कि रिपोर्ट उस बंदे ने करी? तो साइन होना भी ज़रूरी है यहाँ पर। इत्तला रिपोर्ट का स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, अगर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो खबर आई है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, नल एंड वॉइड होगी, उसका कोई वैलिडिटी नहीं बची, ऐसा भी नहीं है। अगर लग रहा है कि हाँ उसकी रिपोर्ट से खतरा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे खुफिया लोग भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं तो वो तो आगे साइन नहीं करेंगे ना उस चीज़ पे, तो क्या इसका मतलब ये कि पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? ऐसा भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके बाद 6 बोलता है प्रथम इत्तला रिपोर्ट अंकित किया जाना अनिवार्य है। जब कभी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की इत्तला पुलिस के अधिकारी को दी जाएगी तो लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी उसकी सत्यता की प्रारंभिक जांच करने, उसके लिखने को टाल नहीं सकता। रिपोर्ट असत्य हो तो भी उसका अंकित किया जाना आवश्यक है। देखो, जो भी व्यक्ति गया एफआईआर देने गया तो उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। आसंज्ञेय मामलों में पुलिस का कर्तव्य क्या है कि पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह आसंज्ञेय मामले में इत्तला का सार अंकित करें। यद्यपि वह बिना सक्षम मजिस्ट्रेट के आज्ञा के अन्वेषण प्रारंभ नहीं कर सकता। देखो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में यही फ़र्क है कि कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर परमिशन की इत्तला देने को समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही करने को निर्देशित कर सकता है। मजिस्ट्रेट को इत्तला का सार उचित आदेश हेतु स्वयं भेज सकता है। अब हमारे पास सबसे पहले आती है एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। दुविधापूर्ण अनिश्चित सूचना जो पुलिस को अन्वेषण आरंभ करने के लिए बाध्य नहीं करती। याद रखना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाध्य नहीं करती है ये। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत सूचना नहीं होती। इस प्रकार किसी पश्चातवर्ती सूचना रिपोर्ट को 162 के अधीन अनुमन्य धारित नहीं किया जा सकता। डायरी में प्रविष्ट पहले की डायरी प्रविष्टि को तलब नहीं किया गया, ना ही कोई प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल गई है, तो अन्वेषण अधिकारी ने इन कथनों का पता नहीं लगाया है और संबंध में उसी घटना से है जैसे कि अन्य घटना से प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा इसको पेश ना किए जाने से प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ रही कि टिप्पणी में कितने प्रकार की रिपोर्ट है। तो पैराग्राफ से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट टिप्पणी है यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट हम करके आए हैं उसका साक्ष्यिक मूल्यांकन कितना है, कि मतलब सारभूत साक्ष्य नहीं है। तो बात याद रखना कि जो एफआईआर है उसको आप कोई भी सारभूत साक्ष्य नहीं मान सकते। ठीक है। विचारण न्यायालय साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किए जाने पर अपील न्यायालय साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन करेगा। मौखिक साक्ष्य नहीं है ये कोई। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य तथ्य सब चले गए, अन्य तथ्य साक्ष्य नहीं है उसमें उल्लिखित किए गए। जहाँ पर प्रथम बार में यह परिकलित किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को जानबूझकर गढ़ा दिया गया और उसे घटना के घटित होने के काफ़ी देर तक अस्तित्व में लाया गया है, तो सूचना को बल प्रदान करने के संबंध में अभियोजक को सारी बातें अस्वीकार कर दी जाएंगी। जैसे मान लो कि बल से किसी ने रिपोर्ट करवा दी, कर उसके अगेंस्ट में एफआईआर कर, उसको अंदर करवा, तो अगर ये सब कुछ पता चलता है तो वहाँ पर भी एफआईआर जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो उसका अभियोजन नहीं हो पाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रति का प्रदान किया गया है, तो ये धारा की उपधारा 2 में ये अभिकथित किया गया है कि उपधारा के अधीन
अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को अविलंब बिना कोई शुल्क लिए प्रदान की जाए। ठीक है। अब जब इसके अतिरिक्त जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मांग करेगा, जैसे इसके अतिरिक्त जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मांग करेगा तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को ऐसी प्रति देने के लिए बाध्य होगा। जैसे कॉपी, अगर वो कहेगा कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो हाँ ले सकते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है, तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलंब से भेजा जाना, ये भी एक कार्रवाई। जैसे मान लो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलंब से भेजा जाना सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि मामला 148, 149 और 307 का है। अब देखो मामला 148, 149 और 307 का कॉमन इंटेंशन है। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं, यहाँ पर 149 है, 14307 और यहाँ पर 3:25 मृत्युकालिक कथन के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रातः 4 बजे भेजी गई, फिर 3:11 को दाखिल की गई, 13:11 को दाखिल की गई ये, और अभियुक्त उपलब्ध होते ही 4:12 के गिरफ्तार नहीं किया गया। अन्वेषण अधिकारी का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता और अन्वेषण पर भीषण रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती कि भाई व्यक्ति का मर्डर इतने बजे व्यक्ति का मर्डर ट्राई किया गया, इतने बजे उसको मारने की कोशिश की गई और अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, तो ये अन्वेषण में एक ये उठाया जा सकता है। जनरली क्या होते हैं, वकील इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि जी ये व्यक्ति जब मौके वारदात पे था तो देखिए इसमें एफआईआर का टाइम डिले था, ऐसा बोलते हैं कि एफआईआर देखिए एफआईआर का टाइम डिले था। तो यहाँ पर घटना फलस्वरूप हत्या हुई 10 से 30 मिनट प्रातः हुई, पुलिस स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था, प्रथम सूचना 1:45 पर लिखवाई गई। इस प्रकार ये विलम्ब नहीं माना जाएगा। तो कई बार ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये विलम्ब में नहीं काउंट होते, लेकिन लोग इसको विलम्ब में ले लेते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि ये चीज़ें विलम्ब में काउंट नहीं होती। फ़र्क कहाँ पड़ता है कि जैसे मान लो एक दिन पहले मर्डर हुआ और अगले दिन एफआईआर दर्ज हो रही है, या बंदे ने चोरी करी बट उसकी एफआईआर 4 घंटे 5 घंटे बाद हो रही है, तो उसका रीज़न अगर देने में सफिशेंट हो जाते हैं तो ये चीज़ें आप नहीं दिखा पाते, तो ये विलम्ब का रीज़न नहीं है। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलम्ब से भेजा जाना सिद्ध नहीं हुआ। मतलब अगर आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज रहे हैं और उसमें देरी हो रही है और वो अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते तो ये विलम्ब नहीं माना जाएगा। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे देर से जा रही है, कितने देर का अंतराल है उसके अंदर, है ना। अब मान लो जहाँ घटना घटी है, यहाँ घटना घटी है, मान लो अब घटना घटी है, अब एफआईआर होते होते वो व्यक्ति रहता है यहाँ पे, या फिर जहाँ पर जानी है, जहाँ पे जुरिडिक्शन बनेगा, वैसे तो जहाँ घटना घटती है वहाँ का जुरिडिक्शन बन सकता है। बहुत सारे डिले के रीजंस हो सकते हैं कि पुलिस मौके वारदात पे समय पे नहीं पहुंची, वट एवर इट इज़। तो अगर आप डिले का रीज़न प्रूफ कर देते हो एफआईआर का तो फिर तो ओके हो जाता है, नहीं प्रूफ कर पाते तो विलम्ब नहीं माना जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये जो मैं आपको बता रही थी ये 103 का पैरा है जो कि भारतीय दंड संहिता की 154 और 155 मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की बात करता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की। थाने के भारसाधक अधिकारी पर अपराध के चाहे संज्ञेय हो असंज्ञेय हो रिपोर्ट लिखने का दायित्व बताता है और रिपोर्ट पर प्रति हस्ताक्षर भी करना चाहिए। पैरा नंबर, अब आ जाते हैं इधर, पैरा नंबर 97 से स्टार्ट है। ये क्या बताता है, थानों की गई रिपोर्ट। तो थानों में जो जो रिपोर्ट की गई थी उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दिया। जब किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो रिपोर्ट चेक रसीद क्रमांक नंबर 341 में 3 प्रतियों में तत्काल लेखबद्ध की जाएगी। विलम्ब नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का। प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, तीनों को हस्ताक्षर कराए जाएंगे। ये सब चीज़ें, अंगूठों के निशान लगवा की आवश्यकता नहीं है। थानों के भारसाधक अधिकारी को तीनों भागों में प्रत्येक हस्ताक्षर करना चाहिए। थाने को मोहर लगानी चाहिए। मूल प्रति, रिपोर्ट आदि सब मजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेज देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 98 क्या बोलता है, रजिस्टर और डायरियों में सभी रिपोर्ट जांचें स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। 99 में प्रथम इत्तला रिपोर्ट और जनरल डायरी में प्रविष्टियाँ तत्काल की जानी चाहिए। 24 घंटे के भीतर लिख दिया जाएगा, रिपोर्ट परिणाम स्वरूप रजिस्टर में प्रविष्टि दी जाएगी। 100 के अंदर क्या बोल रहा है, तत्काल अन्वेषण प्रारंभ कर देने की इच्छा करें, रिपोर्ट करने वाले की उपस्थिति मुक्त ना कर सकें। अंगूठा लगवाने के बाद रिपोर्ट के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए उसे भेज दिया जाएगा। 101 क्या बोलता है, डकैती, महत्वहीन घटना, पुलिस द्वारा यातना देना, पुलिस की अभिरक्षा से बचकर निकलना, करेंसी नोट बनाना, सिक्कों का निर्माण करना, ये सारे के सारे, बल से चोरी वगैरह,
हड्डियों की चोरी करना, ये सारे के सारे थाने के भार साधक अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद 101 ए का पैरा क्या बोलता है? ये बोलता है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में उस श्रेणी के मामले जिन्हें उन्हें रिपोर्ट भेजे जाने की अपेक्षा करें तो पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रति भेजी जानी चाहिए। 102 में असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट आती है, प्रारूप नंबर 347, ऊपर भी प्रारूप नंबर 341 था संज्ञेय अपराध के लिए, और असंज्ञेय अपराध के लिए प्रारूप नंबर 347 है यहाँ पर। इसके लिए भी क्या है, हस्ताक्षर कराओ, अंगूठा लगवाओ, जनरल डायरी में एंट्री करो, ये चीज़ें हैं। अब कौन सी एफआईआर में ये ज़्यादा काम करते हैं, कौन सी में कम करते हैं इसकी डिटेल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी भी क्लासेस समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।